नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूकेपीडिया में फिर से। जैसा कि कल मैं आप लोगों के बीच लाइव आया था, चर्चा करी थी और उस चर्चा के दौरान आप लोगों की डिमांड पर कुछ लोग जो ऐसा कह रहे थे कि ज़िला सीरीज़ शुरू की जाए और मैं आज आप लोगों के बीच जो है ज़िला सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली इस पे जाना चाह रहा हूँ और अल्मोड़ा ज़िले को लेकर के थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि देखिए 13 ज़िले हैं, 13 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, पर ये ज़रूर है कि 26 दिन लग जाएं, ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि 26 दिन में भी पूरा हो जाए, क्योंकि थोड़ा मैं डिटेल से ही जाना पसंद करता हूँ हर एक चीज़ में, ताकि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिगत जो चीज़ें काम आने वाली हैं उनको आप लोग स्वयं नोट कर लीजिए, उसका अध्ययन आप लोग स्वयं कीजिए। इसके इतर जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को आप लोग केवल सुन लीजिए, वो भी काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं अल्मोड़ा ज़िले की शुरुआत जो है आप लोगों के बीच कर रहा हूँ। देखिए, हर ज़िले की जैसे अल्मोड़ा ज़िला शुरू कर रहे हैं तो हर ज़िले में अल्मोड़ा ज़िले पे विशेष तौर पर स्थापना को लेकर तथ्य रखूँगा और हर ज़िले में मैं थोड़ा सा नीचे आकर के एक बार आप लोगों के सामने रख दूँ। हर ज़िले के नामकरण पर व्याख्या करेंगे, नामकरण के व्याख्या के साथ साथ पुराने जो उसका भौगोलिक परिचय है कि उसके पड़ोस में क्या क्या है, उसका पुराना नाम क्या है, उसमें अभी कितनी जो है तहसीलें वगैरह हैं, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास वगैरह, हम ये सारी चीज़ें हर ज़िले में लगभग ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोग इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं सीधे वीडियो शुरू कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं और मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके रखिएगा, जिससे आगे वीडियो कंटिन्यू करने में जो है सहूलियत रहे। ये नहीं कि आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या आप लोग कुछ ही लोग इसे पसंद कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सीमित लोगों तक ही ये चीज़ें रहें, तो इससे मैं फिर लंबे समय तक आप लोगों के बीच नहीं रहूँगा। खैर, बात करें, देखिए स्थापना को लेकर के, जो अल्मोड़ा ज़िले की स्थापना को लेकर के तथ्य जो दिए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं कि अल्मोड़ा ज़िला जो या अल्मोड़ा जो शहर है, अल्मोड़ा जो नगर है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लेकर के क्या क्या बातें होती है। तो देखिए, इसमें दो तथ्य हमारे सामने रखे जाते हैं। एक तथ्य है खगमरा का कत्यूरी राजा और श्रीचंद तिवारी बोलते हैं वैसे। दूसरा है चंद राजा भीष्मचंद या भीकमचंद और बालो कल्याण चंद। इन दोनों ही कहानियों की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अल्मोड़ा की स्थापना की किसने। अल्मोड़ा हमारा सांस्कृतिक नगर भी माना जाता है उत्तराखंड का, तो अल्मोड़ा की जो बसावट है उस बसावट को आप लोग देखना चाहेंगे, उस बसावट को जानना चाहेंगे। तो मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेकर के आप लोगों के बीच चल रहा हूँ। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच है वो है कि खगमरा का कत्यूरी राजा और श्रीचंद तिवारी, ये कहानी क्या है। आप लोग देखिए, आप लोगों को इस पर मैं अल्मोड़ा सिटी का मैप आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अल्मोड़ा सिटी मैप में थोड़ा सा और पूरा का पूरा इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। तो अल्मोड़ा जो सिटी मैप आप लोग देख रहे होंगे, इसमें अगर मैं कर्सर रखूं तो आप लोग देख लीजिए, ये पूरा का पूरा वर्तमान शहर है अल्मोड़ा का। ये पूरा अल्मोड़ा शहर है या अल्मोड़ा नगर है कह लीजिए। मैं केवल अल्मोड़ा नगर की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुख्य तौर पर राजधानी नगर तो यही रहा है। बाकी अल्मोड़ा में जो अन्य अल्मोड़ा की तहसीलें हैं या अन्य जो नगर हैं उनकी व्याख्या तो हम लोग आगे करेंगे ही, पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला तथ्य ही आप लोगों के सामने है। अल्मोड़ा जो नगर है उसकी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के शायद मैंने एक वीडियो में और भी चर्चा करी है इससे पहले, अगर आप लोगों ने उसे सुना है तो इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। खगमरा का कत्यूरी राजा और श्रीचंद तिवारी को लेकर क्या तथ्य है। देखिए, अगर हम अल्मोड़ा वर्तमान इस शहर की बसावट की बात कर रहे हैं, जिस शहर को आप लोग मैप में देख रहे हैं, इस शहर की बात कर रहे हैं, तो इस शहर की बसावट को अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि वर्तमान में अगर आप लोग अल्मोड़ा से हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर अल्मोड़ा से नहीं है मान लीजिए, तो जो लोग अल्मोड़ा से नहीं हैं वो लोग समझ लीजिए या वो लोग सुनेंगे। यहाँ पर देख लीजिए नीचे, यहाँ पर आप लोग देखिए खगमरा कोट लिखा हुआ है, ये निचले क्षेत्र में है। खगमरा का किला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग खगमरा के किले की ही कहानियों से मैं शुरू करूँगा। कहा जाता है कि जिस समय कत्यूरी राज्य का विघटन हो रहा था, कत्यूरियों का विध्वंस हो रहा था, या ये कह लीजिए चंद राजवंश का उद्भव हो रहा था, तो इसी समय आप लोगों ने सुना होगा कि इसी के समय जो है कत्यूरियों का जो है 14 भाग लगभग हुए, 14 हिस्सों में जो है कत्यूरी शासन बटा। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा था खगमरा का किला या खगमोरा के कत्यूर। तो इन खगमरा के कत्यूरियों की बात करें कि खगमरा का जो उस समय तत्कालीन जो शासक था उसका स्पष्ट नाम तो हमें कहीं पर भी नहीं मिलता, बट आप लोग ये ज़रूर सुनिएगा, ये ज़रूर आप लोग जानिएगा कि जो खगमरा का राजा था, ये माना जाता है
कि अपने भाई बंदों से या जो इसके अन्य कत्यूरी शासक थे उनसे इतर रहता था, पर धार्मिक प्रवृत्ति या ये कह लीजिए कि अंधविश्वास की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा मानता था। और इसी समय हमारे यहाँ गुजरात के बड़ोदरा से आपका तिवारी क्या बोलते हैं, 2 तिवारियों का जो है यहाँ आगमन हुआ। उनमें से एक का नाम है श्रीचंद तिवारी और उसका बेटा, 2 तिवारी जो है सबसे पहले हमारे यहाँ आए। और उन तिवारियों की बात करें तो देखिए ये तिवारी कहा जाता है कि क्योंकि उस समय कत्यूरियों का लगभग समापन हो चुका था, तो ये कत्यूरियों से मिलने की बजाय क्योंकि चंद राजवंश उत्कृष्ट में या ये कह लीजिए कि उद्भव की स्थिति में था, तो ये चंदों से मिलने के लिए चंपावत गढ़ी पहुँचते हैं। पर कहा जाता है कि जब ये चंपावत गए, श्रीचंद तिवारी और उसका लड़का चंपावत पहुँचे, तो चंपावत में जो है चंद राजा उस समय राजमहल में उपस्थित नहीं था। वो संभवतः वो शिकार करने के लिए बाहर निकले हुए थे। अब ये कौन सा चंद राजा था इसके बारे में भी कोई कहानियों में जिक्र नहीं है। बस ये इतना ही केवल कहानी है कि जो तिवारियों का इतिहास हम लोग देखते हैं या अल्मोड़ा का इतिहास देखते हैं, तो उसमें तिवारी तो ज़रूर जुड़ेंगे ही, ये बात आप लोग ज़रूर समझिएगा। क्योंकि ये जो इस एरिया आप लोग देख रहे हैं पांडे खोला से आप लोग इस रूट पे अगर आप लोग आ रहे हैं, इस वाले एरिया पे आप आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया आ रहे हैं, तो यहाँ से आते हुए या ये कह लीजिए जो ये लक्ष्मेश्वर वाला टेम्पल है, या सबसे मेन सेंटर में बोलूँ जो जाखन देवी का मंदिर है, सीधे तौर पर आप लोग देख लीजिए, तो जाखन देवी के मंदिर के परिसर में उस समय एक गांव हुआ। उस समय खैर जब तिवारी बस गए उसके बाद ही इस गांव का नाम हुआ, पर उससे पहले माना जाता है कि इस एरिया में जो है एक बगीचा पूरा का पूरा हुआ करता था। जो ये जाखन देवी का एरिया है, इसे बोला जाता है चौसार का क्षेत्र, तो तल्ला चौसार और मल्ला चौसार कहा जाता है, चौसार गांव कहा जाता है। तो ये मुख्य शहर में ही है समझ लीजिए अल्मोड़ा के। और चौसार में ये कैसे आए, इसकी कहानी कुछ यहीं से जुड़ती है। माना जाता है कि श्रीचंद तिवारी जाने माने जो है ज्योतिष तो थे ही, तंत्र विद्या में भी अव्वल थे, तो तंत्र विद्या और ज्योतिष ये जानते थे। और वहाँ चंपावत में चंद राजा से मुलाकात न होने से नाराज होकर के वो सीधे क्या कर गए, ये यहाँ अल्मोड़ा नगर की तरफ आ गए। और उनका लड़का जो है वहीं चंपावत में रुका, और चंपावत में रुकने के बाद क्या बोलते हैं, चंपावत के राजा से बाद में उसकी मुलाकात हुई, और चंपावत के राजा यानी कि जो चंद राजा था उसने इनको वहाँ जागीर दी। और वर्तमान चंपावत में जो त्यारकूड़ा करके स्थान है, त्यारकूड़ा या तिवारी कूड़ा कहा जाता है, कूड़ा मतलब घर होता है बेसिकली, तो त्यारकूड़ा वाला जो इलाका है वहाँ तिवारियों की बसावट, श्रीचंद तिवारी के वंशज वहाँ बसे। बेसिकली ये माना जाता है कि पूरे जो कुमाऊं रीजन में जो तिवारीज हैं, या अब त्रिपाठी लिखते हैं कुछ लोग, अलग बात है, तो तिवारी या त्रिपाठी जो है वो एक ही ये श्रीचंद तिवारी के ही वंशज माने जाते हैं। तो श्रीचंद तिवारी वहाँ से नाराज़ होकर के, क्योंकि राजा से मुलाकात नहीं हुई थी, तो नाराज़ होकर के यहाँ आ गया और यहाँ खगमरा के कोर्ट में प्रेजेंस होने, क्योंकि देखिए छोटे राजा से पहली बात तो मिलना नहीं चाहता था, तो ये खगमरा के किले में जाने की बजाय ये सीधे तौर पर कहाँ आ गया, चौसार में आ गया। और चौसार में क्योंकि खगमरा के राजा का क्या था, बगीचा हुआ करता था, और इस बगीचे में एक माली जो है या बागवानी करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, एक माली जो है रहता था। तो इसने जब श्रीचंद तिवारी यहाँ पहुँचा, चौसार में पहुँचा, तो चौसार पहुँचने के बाद इसने उस माली से एक रात के आश्रय का जो है समय मांगा, बोला कि अपने बगीचे में एक रात ठहरने की जगह दे दो। तो माली कहता है कि ये तो राजा साहब का बाग है, यहाँ से सारा फल जो है राजा साहब को जाते हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, राजा साहब को मैं इसका वो ज़रूर दूंगा, राजा साहब को जो है इसका पुण्य मिलेगा। और वो माली भी जो है उसे रहने के लिए, श्रीचंद तिवारी को रहने के लिए स्थान दे देता है। तो माना जाता है कि रात विश्राम करने के बाद जो दूसरे दिन सुबह वो माली राजा के लिए ताज़े फल तोड़ करके ले जा रहा था, तो उसमें एक नींबू प्रजाति का फल होता है जिसे चूख कहते हैं, बड़ा गलगल होता है, गलगल की भांति होता है वो। तो वो तोड़ करके जो है माली लेके जा रहा था राजा के लिए। तो क्योंकि देखिए तिवारी जी जो है, श्रीचंद तिवारी जी ज्योतिष शास्त्र को जानते थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो नींबू है इसे तुम जो है लेकर के मत जाइए राजा के लिए, ये राजा के लिए अहितकारी होगा, क्योंकि इस चूख के या इस नींबू के भीतर एक और नींबू है
जो किसी भी राजवंश के या किसी भी राजा के लिए अहितकारी है, तो आप जो है इसे लेकर के मत जाइए। ये बात जब श्रीचंद तिवारी ने कहा तो माली हंसने लगा। वो बोलता है महाराज आप क्या बोलते हैं, अंतर्यामी हैं कि आपको सारी चीज़ें पता है। तो ये बात वो कहता है और मजाक बना करके वो क्या करने चले जाता है राजा को खगमरा कोट में। खगमरा कोट आप लोग अल्मोड़ा में देखेंगे तो वास्तव में अल्मोड़ा बाज़ार से निचले क्षेत्र में खगमरा का किला है। तो खगमरा किले में ये अपने क्या बोलते हैं ताज़े फल देने के लिए चला जाता है माली। और जब वो माली खगमरा किले में राजा के पास पहुंचाता है तो राजा को वो बात भी बोलता है कि महाराज एक क्या बोलते हैं राहगीर हमारे बगीचे में आया था और उसने ऐसा ऐसा कहा कि ये जो है नींबू राजा के लिए हितकारी होगा, इसके अंदर एक और नींबू है। और ऐसे फ्रूट आमतौर पर निकल जाते हैं, अगर पहाड़ों में देखेंगे तो किसी बीज के भीतर एक और बीज अलग से हो जाना कोई नई बात नहीं है। तो राजा जो है, जो खगमरा का कत्यूर राजा था, वो बड़ा इंप्रेस होता है। वो कहता है कि चलिए देखते हैं, और वो काटता है तो सच में जो है क्या निकलता है, अंदर से एक और दाना निकलता है, एक और जो है नींबू निकलता है। तो ये देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो कहता है कि उस संत या उस राहगीर को जो है मेरे दरबार में पेश किया जाए। और वो पेश करता है। वो पेश करने के लिए जो है वो श्रीचंद तिवारी को लेकर आता है और खगमरा के कोर्ट में श्रीचंद तिवारी को पेश किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी लंबी कहानी क्यों ले रहा हूँ, सीधे सीधे हमें फैक्ट बताइए, काम खत्म कीजिए। पर आप लोगों को जानना जरूर चाहिए, कोई तो कोई ना अल्मोड़ा का जरूर होगा जो देख रहा होगा, अल्मोड़ा नगर की स्थापना को देखकर उसे तो कम से कम इंटरेस्ट आएगा ना। तो इसलिए ये चीज़ें जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये चौसार क्षेत्र है, इस चौसार से श्रीचंद तिवारी जी को खगमरा कोर्ट में पेश किया जाता है। और खगमरा का जो कत्यूर राजा है वो पूछता है कि महात्मा जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने जो है ये कैसे जान लिया। तो बोलता है कि मैं बड़ोदरा जो है गुजरात या बड़ोदरा वाले क्षेत्र से आया हूँ, इतनी दूर से मैं जो है यहाँ आया हूँ, मैं चंद राजा से मिलना चाह रहा था पर नहीं मिल पाया तो मैं इधर आ गया हूँ। ये वो करते ये कहता है कि तो महाराज ये तो मेरे पास फ्रूट तो पहुँच गया, फल तो मेरे पास पहुँच गया, तो अब इसका निवारण क्या है, वो निवारण मुझे बताइए। तो निवारण बताने की जब बारी आती है तो देखिए, इसे मैं तो चालाकी कहूँगा श्रीचंद तिवारी जी की, या फिर आप लोग कुछ भी कहिए। श्रीचंद तिवारी जी क्या को वो पूछता है राजा जब, तो राजा ये कहता है कि महाराज बताइए कि ये जो फल या ये जो अनहोनी हो गई, ये इसका अब निवारण क्या है, उसे कैसे निवारित किया जाएगा। तो श्रीचंद तिवारी बड़े चालाकी से कहते हैं कि महाराज ये जो जिस बगीचे में जो है फल उगा है, यानी कि ये पूरा चौसार के क्षेत्र में जो चौसार जो बगीचा हुआ करता था राजा का, उस बगीचे को किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। तो आपका अगर ब्राह्मण को दान दे देंगे तो आपका जो ये क्या बोलते हैं अनहोनी है वो घटित नहीं होगी। तो राजा कहता है यार हाँ बात तो सही है, तो किस ब्राह्मण को दान दिया जाए। थोड़ा देर राजा सोचता है और फिर कहता है अच्छा महाराज आप यहाँ नए हैं, आपके पास तो कोई भूमि भी नहीं है, तो मैं और किसी ज्ञानी ब्राह्मण को देने की बात हो रही है तो क्यों ना मैं आप ही को ये भूमि दे दूँ। तो पहले तो तिवारी जी नानुकुर करते हैं, पर फाइनली जो है ये जो चौसार का जो क्षेत्र पूरा का ये पूरा चौसार बोला जाता है, आप लोग कभी अल्मोड़ा जाएंगे तो जानेंगे इसे। तो ये चौसार का क्षेत्र क्या कर देते हैं, खगमरा के राजा जो है श्रीचंद तिवारी को इस्टेब्लिश कर देते हैं या दे देते हैं। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ कि जो खगमरा वाला क्षेत्र है, अल्मोड़ा जो प्रॉपर मार्केट है, अल्मोड़ा जो शहर है उस नगर से थोड़ा सा हट करके हैं। वर्तमान जो अल्मोड़ा नगर अगर आप लोग देखें ना, तो ये वर्तमान अल्मोड़ा नगर की सबसे पहली बसावट इसीलिए ये चौसार क्षेत्र में माना जाता है और ये अल्मोड़ा नगर की सबसे पहली बसावट है। ये जो खगमरा है वो निचले क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में पहली बसावट का जो श्रेय जाता है वो श्रीचंद तिवारी को जाता है। तो बेसिक मैं इसलिए ये बात बता रहा था कि अल्मोड़ा नगर की जिसने स्थापना की थी वो श्रीचंद तिवारी थे। और याद रखिएगा तिवारी खोला या जो ये इसे तिवारी खोला कह लीजिए या चौसार का जो क्षेत्र तल्ला चौसार मल्ला चौसार कहा जाता है, तो चौसार जो गाँव है ये पूरे अल्मोड़ा नगर का सबसे पुराना बसावट वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया अल्मोड़ा के नगर के बसावट को लेकर जो पहला कथन या पहली बात कही जाती है कि खगमरा का कत्यूरी राजा और श्रीचंद तिवारी के द्वारा कैसे जो है अल्मोड़ा की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। ठीक, ये हो गया पहला तथ्य। देखिए दूसरा तथ्य हमारे सामने रखा था चंद राजा भीखम चंद या भीष्म चंद या भीकम चंद भी बोलते हैं इसे आप लोग, कोई वो नहीं है, भीखम भी लिखा रह सकता है। तो भीष्म चंद या बालो कल्याण चंद की बात, तो भीष्म चंद और बालो कल्याण चंद की मैं बात करूं तो देख लीजिए इसको लेकर के तो मैं सीधे मुख्य टॉपिक पे आऊँ तो ये आप लोग समझ जाएंगे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखिए अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा कहाँ से मिलता है वो देख लीजिए। तिरमल चंद के 1628 के ताम्रपत्र और बाज बहादुर
चंद के 1669 के ताम्रपत्रों में सबसे पहले अल्मोड़ा शब्द का जिक्र मिलता है। और अल्मोड़ा शब्द का सबसे पहला जिक्र मिलता है, ये तो आप लोगों का बेसिक चीज़ हो गई कि अल्मोड़ा, अभी मैं आऊँगा कि कहाँ से जो है अल्मोड़ा के नामकरण हुआ। अब मैं भीष्मचंद और कल्याण चंद की, बालो कल्याण चंद की बात करूँ तो ये शायद आप लोग चंद राजवंश पढ़ते हुए बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ चुके होंगे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, आप लोग जा करके वो वीडियो देखें। मैं इस बात को इलाबरेट नहीं करूँगा, क्योंकि भीष्मचंद ने खगमरा के राजा को हरा करके जो है यहाँ राजधानी बनाने की सुबुगाहट या शुरुआत कर दी थी, पर उसकी हत्या रामगढ़ के एक छोटे से गणपति, ये वही कत्यूरी था, गजू वाठेंगा के द्वारा कर दी गई। तो उसके बाद जो है कुछ समय तक तो अल्मोड़ा जो है कोई राजधानी क्षेत्र नहीं रहा, ना तो खगमरा रहा, ना कुछ रहा। उसके बाद में बालो कल्याण चंद के द्वारा जो है अल्मोड़ा को लगभग 1563 के आसपास जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और उसके बाद से जा करके जो है अल्मोड़ा मुख्य नगर की सूची में या मुख्य केंद्र की सूची में आता है। कुमाऊं मंडल के मुख्य जिलों में से पहला, ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो पहले ज़िले के तौर पर आप लोग जानते हैं। ऐतिहासिक पहला जिला केवल कुमाऊं मंडल के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड का पहला जिला जो है अल्मोड़ा ही रहा है। कुमाऊं जिला के नाम से जो है उसका मुख्यालय जो है अल्मोड़ा में रहा। खैर, ये बात हो गई इसके विस्तारित वीडियो आप लोग चंद राजवंश वाले पोर्शन में जाकर के देखें। अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो है आप लोगों का क्या, जनपद अल्मोड़ा। इसका नामकरण, कि अल्मोड़ा का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग मुझे ज़रूर लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत हल्के में चीज़ें लेकर के नहीं जाऊँगा। मैंने पहले ही कहा था मैं बहुत डिटेल से चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा समय मुझे ज़्यादा दीजिएगा, देखने में भी, सुनने में भी, और चीज़ें फैक्ट नोट करने में भी। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। बात करें जनपद अल्मोड़ा, देखिए सबसे पहले हर ज़िले में आएगा ये नामकरण का बिंदु। तो अल्मोड़ा के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पौराणिक दृष्टि से मानसखंड में इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है हमें रामशिला क्षेत्र। रामशिला क्षेत्र वर्तमान जो आपका मल्ला महल है, चंद राजाओं के समय बनाया गया जो मल्ला महल का रीजन है, उस मल्ला महल की बात करेंगे तो उस मल्ला महल में अभी भी रामशिला का मंदिर है। और ये रामशिला मंदिर क्या बोलते हैं, भगवान राम के पद चिन्हों को इस्टेब्लिश किए जाने के संबंध में जनश्रुति है, इसलिए जो है यहाँ रामशिला का मंदिर है। तो इसलिए रामशिला क्षेत्र इसे कहा गया है। ये इसका मानस खंड में नाम है, या स्कंद पुराण में अगर पूछा जाता है कि क्या नाम अल्मोड़ा का मिलता है तो जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम मिलता है रामशिला क्षेत्र। अब अभिलेखित दृष्टि से, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर दिखा भी दिया कि तिरमल चंद के 1628 और बाज बहादुर चंद के 1669 के ताम्रपत्रों में इसका स्पष्ट नाम अल्मोड़ा मिलता है। हालांकि बाद के जितने, इन्हीं के समय भी बात करूं तो अधिकतर राजाओं के समय आप लोग देखेंगे कि अल्मोड़ा का नाम राजपुरा मिलता है। राजपुरा मतलब जितने हमारे इस समय के ताम्रपत्र है ना, उनमें राजपुरा से निर्गत लिखा है। राजपुरा से मतलब राजपुर जो है अल्मोड़ा का एक अन्य नाम आप लोग सुनेंगे। हालांकि उपनामों में मैं नीचे और आऊँगा, पर बात कर लेते हैं इसके नामकरण की। तो देखिए, इसके नामकरण को लेकर दो तथ्य जो है प्रचलन में है। एक तथ्य तो है कि स्थानीय तौर पर एक चलमोड़ा घास होती है, इवन रवाई में तो इस घास को अल्मोड़ा है घास ही कहते हैं। आप लोग सुन लीजिएगा इस बात को। रवाई वाले जो होंगे आप लोग कमेंट भी करिएगा, बताइएगा भी मुझे कि रवाई और जो ये जौनपुर वाला रीजन है, इस क्षेत्र में इस घास को अल्मोड़ा घास ही कहा जाता है, पर हमारे यहाँ इस घास को चलमोड़ा कहा जाता है। और माना जाता है कि चलमोड़ा घास की अधिकता के कारण जो है इसका नाम अपभ्रंश होकर के अल्मोड़ा पड़ा। अधिकतर लोगों का मत ये है और बहुमान्य मत यही है। वैसे कुछ विद्वान ही केवल ये दूसरे मत की तरफ जाते हैं कि एक अलमिया जाति है, खासकर अलमिया जो जाति है ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मिलती है। ये खस जाति मानी जाती है। इसमें ओड़ा प्रत्यय जुड़ने के कारण शुरू में अल्म्योड़ा, शुरू में जो है इसका नाम अल्म्योड़ा और बाद में जाकर अल्मोड़ा पड़ा। ये कुछ विद्वान इसे जाति नाम से उद्भवित भी मानते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोई विभिन्न तथ्य नहीं है। एक तो घास के नाम पर जो कि चलमोड़ा घास है, और इस घास की चटनी वगैरह भी बनाई जाती है। मैंने कई जगहों पर देखा है कि इसकी चटनी वगैरह बड़े चाव से लोग खाते हैं। खैर, ये दोनों ही फैक्ट इसके नामकरण को लेकर के हो गया। अब देखिए, भौगोलिक आधार पर बात करें तो इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, तेलीफाट और सैलीफाट। तेलीफाट और सैलीफाट मतलब तेलीफाट धूप वाला क्षेत्र और सैलीफाट जो है कम धूप वाला क्षेत्र या जहाँ छाया पड़ती है उस क्षेत्र को जो है बोला जाता है। तो अल्मोड़ा का जो
पूर्वी भाग है जहाँ धूप आती है वो तेलीफाट हो गया, और जो पश्चिमी भाग है जहाँ धूप का क्या बोलते हैं सूरज का सूर्य डूबता है सूर्यास्त होता है उस भाग को जो है सैलीफाट कहा जाता है। ये बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने कुंभों का इतिहास नामक जो ग्रंथ लिखा है उसमें आप लोग इसे बड़ा स्पष्ट रूप से कौन कौन सा क्षेत्र तेलीफाट में आता है, कौन कौन सा सैलीफाट में आता है, ये भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो मैं कमेंट में उसकी फ़ोटो डाल दूँगा, फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें एक रोचक तथ्य मैंने जोड़ा हुआ है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। वैसे तो जिन लोगों ने जनपद दर्पण पुस्तक पढ़ी है, मैं जनपद दर्पण पुस्तक को ही यहाँ पर पिरो करके चल रहा हूँ। अगर आप लोग जनपद दर्पण पुस्तक आप लोगों के पास है तो आप लोग खोल करके बैठ भी सकते हैं, आप लोग ज़्यादा आसानी भी होगी आप लोगों को। रोचक तथ्य यह है कि एक समय अल्मोड़ा के जो कलेक्टर हुआ करते थे, क्रुइक्सैंक नाम था इनका, उन्होंने अल्मोड़ा की खूबसूरती से प्रभावित होकर के अपनी पुत्री का नाम जो है अल्मोड़ा रखा। और कहा जाता है कि अल्मोड़ा जो नगर है वो बिल्कुल इस तरीके से यू आकार का जो है वो नगर है, और यू आकार का नगर यानी कि घोड़े की नाल के आकार का जो है नगर माना जाता है। कभी क्वेश्चन मान लीजिए, ये तो खैर रोचक तथ्य तो नहीं पूछा जा सकता, पर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक नगर जो है घोड़े के नाल के आकार में जो बसा हुआ है, तो आप लोग इस बात को जरूर याद रखेंगे। देखिए हर जिले का मुख्यालय जरूरी नहीं है कि नाम पर ही हो। जैसे हम बात करें उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय जो है कहाँ है, मुख्यालय आपका रुद्रपुर में है। ऐसे ही चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में है। तो इसलिए मुख्यालय जानना भी जरूरी है। मुख्यालय इसका अल्मोड़ा में ही है, इसमें कोई वो विभेद नहीं है। इसके जो पड़ोसी क्षेत्र हैं तो आप देखिएगा, अल्मोड़ा के पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत है, पूर्वोत्तर में बागेश्वर है, यानी कि पूरब उत्तर में बागेश्वर है। मैं यहाँ मैप डालना चाहिए था पर मैप मैंने डाला नहीं, अगले जिलों से मैप यहाँ पर मैप डाल दूंगा जिससे आप लोग मैप में आप लोग देख लेंगे। उत्तर में जो है चमोली है, पश्चिम में पौड़ी है, दक्षिण में नैनीताल है। इस तरीके से अगर आप इसके सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कितने ज़िले सीमा बना रहे हैं आप लोग आसानी से देख रहे हैं। 1 पिथौरागढ़, 2 चंपावत, 3 बागेश्वर, 4 चमोली, 5 पौड़ी और 6 नैनीताल। 6 ज़िले जो है अल्मोड़ा से सीमा बनाते हैं, ये बात ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3144 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो जनसंख्या है 6,22,506 हैं, यानी कि कुल राज्य की जनसंख्या का 6.17% जो है यहाँ निवासित हैं। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा, मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर आप लोग जानिए, जनघनत्व 198 इस ज़िले का है। और साक्षरता ओवरऑल आप लोग याद रख लीजिए 80.47। पुरुष महिला अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो उसी ज़िले से रिलेटेड हैं। कभी इंटरव्यू पर्पज़ से आप लोग याद रखना चाहें तो कर लीजिए, अन्यथा ये केवल याद रख लें तब भी काम चलने वाला है। बात करें तो देखिए कुल 11 तहसीलें इस ज़िले में हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैंण, सल्ट, धौलछिना, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनोली, जैंती, शालदे, ये 11 जो है तहसीलें अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत हैं। और इसमें उप तहसीलें लमगड़ा, जाली, बग्याली, पोखर, ध्याड़ी और मछोड़ जो है 5 जो है इस ज़िले की उप तहसीलें, इस ज़िले में जो है उप तहसीलें हैं। और विकासखंड 11 इसमें हैं। ताड़ीखेत, चौखुटिया, ताकुला, सल्ट, भिकियासैंण, लमगड़ा, हवालबाग, भैंसियाछिना या धौलछिना बोला जाता है, द्वाराहाट, शालदे और धौला देवी। धौला देवी को गरुड़ाबाज भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा, कभी कन्फ्यूजन न रहे, आगे आप लोग पढ़ेंगे। धौला देवी को गरुड़ाबाज भी कहा जाता है। तो ये 11 विकासखंड इस जनपद में हैं। यहाँ का लिंगानुपात जो है वो याद रखिएगा पूरे देश में दूसरे नंबर पर है 1139, और शिशु लिंगानुपात यानी कि भविष्य में संभावना थोड़ा घट रही है, 922 है। विधानसभा सीटें यहाँ देखिए 6 हैं, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। अब बात करें थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास की, ये फैक्ट बेस्ड हैं। बेसिकली फैक्ट बेस्ड कहने का मतलब ये केवल तथ्य हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन नाम रामक्षेत्र था, ऊपर चर्चा हो चुकी है। कहा जाता है कि अंग्रेजों औरंगजेब को खुश करने के लिए इन्होंने, चंद राजाओं ने आलमनगर इसका नाम रखा। कहीं कहीं पर आलमनगर के रूप में अल्मोड़ा ज़िले का नाम मिलता है, अल्मोड़ा नगर का नाम मिलता है। 1891 तक इसे कुमाऊं जिला नाम से जाना जाता था। अभी आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिए और ज़्यादा तथ्य मैं इस पर बात रखूं। देखिए उत्तराखंड में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो तब कुमाऊं जिला एकमात्र जिला हुआ करता था।
1839 में जब गढ़वाल ज़िले का गठन हुआ तो 2 ज़िले यहाँ बने, कुमाऊँ जिला, गढ़वाल ज़िला। पर 1891 में जब कुमाऊँ ज़िले से एक और ज़िला नैनीताल ज़िला शामिल किया गया या नैनीताल ज़िला निकाला गया, तो फिर इसका नाम कुमाऊँ ज़िला से हटा करके अल्मोड़ा ज़िला रखा गया और अल्मोड़ा और नैनीताल 2 अलग अलग ज़िले यहाँ पर बनने को आते हैं, इसलिए 1891 तक इसे कुमाऊँ ज़िला नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में इसे राजपुर या राजपुरा, अभी भी राजपुर वहाँ पर जगह है, क्षेत्रीय छोटी जगह है राजपुरा, मैंने पहले ही बता दिया इसको। 1864 में ये नगर पालिका बनी, जिसके पहले अध्यक्ष जो है रेवरेड ओकले थे और द्वितीय जो है राय बहादुर धर्मानंद जोशी थे। ये बात मैंने इसलिए 2 लिखी है क्योंकि पहले तो अंग्रेज़ थे, रेवरेड ओकले ज़रूरी है, और पहले भारतीय पूछता है, तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिए राय बहादुर धर्मानंद जोशी जो है इसके पहले नगर पालिका के अध्यक्ष थे। शुरू में ये पॉइंट मैं आप ऊपर बता चुका हूँ, मैं इसके इलाबरेट नहीं करूँगा। चंद वाला जो पोर्शन है उसे आप लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये आप लोग चंद टाइम पीरियड में जा कर के ही पढ़ें। 1790 यहाँ पर जो है ये गलत तिथि मैंने डाली क्योंकि ये उस समय का लिखा हुआ है जिस समय ये चीज़ें थोड़ा सा करेक्ट कर लेनी चाहिए, 1791 बोलना चाहिए। आप लोग 1790 पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। 1790-91 में जो है गोरखों के अधीन जो है ये क्षेत्र आ गया। उसके बाद 1815 में जो सगोले की संधि हुई थी, उस संधि के तहत पूरा का पूरा अल्मोड़ा या ये कह लीजिए कुमाऊँ क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ लाखोडियार हैं, यहाँ लोएथाप गांव हैं, यहाँ फलसीमा हैं, यहाँ अल्मोड़ा की मुद्राएं हैं। ये सारी चीज़ें मैं इतिहास में पढ़ा चुका हूँ, मुझे लगता है यहाँ मुझे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लोग ज़रूर पिछली वीडियोज़ में जा कर के इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं इनमें अपना समय यहाँ नष्ट नहीं करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप डेप्थ में जाकर पढ़ाने वाले थे तो इनको क्यों स्किप कर रहे हैं, तो पहले ही बता दूं ये चीज़ें मैं पहले वाली वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूं, इतिहास वाली में, तो आप लोग अन्य वीडियोज़ में जाकर के वो चीज़ें स्वयं से पढ़ लें। इनमें दोबारा से समय नष्ट करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। देखिए पाली परगना, इसमें 2-3 परगनाओं के नाम हैं, बारामंडल, पाली और ये सारी चीज़ें। तो पाली परगना पाली पछाऊ नाम से चर्चित है। पाली मतलब पाली जो है क्षेत्र है, पाली गांव है बेसिकली कहा जाए तो। पछाऊ मतलब पीछे का क्षेत्र होता है। पाली के निवासी जो है पालीवाल लिखते हैं, पालीवाल सरनेम से लिखते हैं। लखनपुर बैराट का जो है कत्यूरी राज्य वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, जो द्वाराहाट से पीछे का क्षेत्र है, वो पाली परगने के अंतर्गत आता है कहा जाए तो। यहीं कत्यूरी राजा जो आसंती देव है उसके द्वारा जो है लखनपुर बैराट बसाया गया है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पाली परगने में जो नौला है, प्रसिद्ध नौला है बीरमदेव, जो कि अंतिम कत्यूरी, प्रभावशाली कत्यूरी कहना चाहिए, वैसे अंतिम कत्यूरी तो कभी भी नहीं कहना चाहिए, अंतिम प्रभावशाली जो कत्यूर शासक था उसके द्वारा वहाँ नौला वगैरह बनाया गया। ये ऐतिहासिक चीज़ें जो है लखनपुर क्षेत्र में है। लखनपुर के कत्यूर नाम से 2 किताबें प्रसिद्ध है, एक तो मदन मोहन सती जी की किताब है और दूसरी लक्ष्मण सिंह मनराल जी की किताब है। 2 किताबें लखनपुर के कत्यूरों पर हैं अभी प्रचलन में। खैर, बारामंडल परगना जो है 12 पट्टियों वाला बारामंडल परगना कुमाऊं का हृदय स्थल माना जाता है। ये मुख्य रूप से अल्मोड़ा के अल्मोड़ा नगर के चारों तरफ उसका ये क्षेत्र है। फिर आता है चौगरखा परगना। चौगरखा मतलब 4 गरखे जिसमें हों, यानी कि 4 पट्टियों वाला क्षेत्र है। जागेश्वर और वीरनसर का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। यहीं पर बात करें, देखिए 30 सितंबर 1916 मझेड़ा अल्मोड़ा में जो है राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। अब ये मझेड़ा को लेकर थोड़ा सा विवाद हमेशा रहता है। कहीं पर मैंने खुद इसमें आया हूँ कि कहीं पर मझेड़ा मैंने अल्मोड़ा लिखा है, कहीं पर नैनीताल, तो ये विवाद मेरे जहन में हमेशा से हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे जगहों पर, क्योंकि मझेड़ा 3 जगह नाम है। देखिए मझेड़ा नैनीताल में भी है, मझेड़ा अल्मोड़ा में भी है और मझेड़ा क्या बोलते हैं पिथौरागढ़ में भी है। तो मझेड़ा नैनीताल में होना इसलिए थोड़ा सा संभावना कम लगती है क्योंकि मझेड़ा जो नैनीताल का क्षेत्र है ना वो बहुत लिमिटेड दायरे में है। बहुत लिमिटेड से मतलब है बहुत इंटीरियर इलाके में है। उस इलाके में कुमाऊं परिषद का गठन होना मुझे थोड़ा सा संभव नहीं लगता। हालांकि मैंने लिखा वही है पर फिर भी जो नैनीताल ज़िले का है वो थोड़ा सा मुझे पार्शियली सही नहीं लगता। खैर जो भी कुछ है इसकी सच्चाई तो मैं फ़िलहाल नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में जो है पहला कुमाऊनी भाषा का समाचार पत्र 1871 से प्रकाशित किया गया, ये तो आप लोग जानते हैं। और ये अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए जो है लोटा कानून, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। ये अगर हम कभी स्वच्छता की बात करते हैं, हमारे यहाँ साफ़ सफाई अभी तो चल रहा है, जैसे पूरे देश में हम लोग बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के। अल्मोड़ा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय टॉयलेट बाथरूम इस तरीके से बने नहीं थे, तो ये लोटा कानून अल्मोड़ा में लाया गया। अंग्रेज़ों का अनूठा
व्यवस्था, स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर। देखिए ये इस कानून में क्या होता था कि जो लोग सड़कों पर लोटा लेकर के बैठते थे टॉयलेट के लिए, तो उन लोगों के खिलाफ जो है लोटा कानून बनाया गया था। और इसके लिए देखिए विशेष तौर पर पुलिस अधिकारी भी नियुक्त हुआ करता था, जिसका नाम बरकंदाज हुआ करता था। बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी भी जो है इसके लिए नियुक्त किया गया था। ये अल्मोड़ा नगर की स्वच्छता के लिए, अगर कभी ऐतिहासिक रूप से या स्वच्छ भारत अभियान पर अगर आपको कुछ लिखने का अवसर मिले तो शायद इसे आप लोग चूकना नहीं चाहिए, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। ताड़ीखेत में भगीरथ पांडे और देवकी नंदन पांडे, दो पांडे बंधु है जिन्होंने जो है प्रेम विद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी। मानसखंड में जो उल्लेखित ब्रह्म पर्वत है वो द्वाराहाट शिखर को कहा जाता है, ये उसकी तुलना रखी जाती है। कुमाऊं क्षेत्र का जो पहला इंटर कॉलेज है रेमजे कॉलेजिएट, वो 1871 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके साथ देखिए देघाट गोलीकांड अल्मोड़ा में जो घटित हुआ 19 अगस्त 1942 को हुआ। अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं वन लाइनर में आ गया हूँ तो जिला खत्म हो गया है, अभी तो मैं केवल ऐतिहासिक कुछ तथ्य लेकर के आ रहा हूँ, जो अभी जिला शुरू भी नहीं हुआ बेसिकली कहा जाए तो। पर आप लोगों को ये लेंदी लग रहा होगा, अभी मुझे लग रहा है आधा घंटा करीब हम लोग इसमें लगा चुके हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी पढ़नी है, मैं अभी ओवरव्यू दूंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा, हाँ सीरीज़ लंबी हो जाएगी अलग बात है। और देखिए कुमाऊं में गोरखा जांच के अत्याचारों की जांच के लिए जो गठित आयोग था उसका नाम था रेवंत काजी आयोग। रेवंत काजी की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी थी। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जो है हरिराम त्रिपाठी के द्वारा किया गया। 1942 में देश सेवक नामक जो संगठन बनाया गया वो मालती देवी के द्वारा, अल्मोड़ा की मालती देवी हैं उनके द्वारा किया गया था। तो ये तो ऊपर आप लोग आ चुके, देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे के द्वारा। हाँ, उत्तराखंड में जो प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी मानी जाती है मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी ये मानी जाती है। फिर कुमाऊं कमिश्नरी का गठन जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये उस समय का पार्शियली ये गलत है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन जो है 1829 में 1829 में जो है जाकर के हुआ था। 1829 में जो है कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था। मैं कुमाऊं परिषद पे ज़्यादा लंबा यहाँ पर आ नहीं रहा हूँ क्योंकि कुमाऊं परिषद वाला पोर्शन भी मैंने पढ़ा दिया है, पहले ही पढ़ा दिया है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा कि कुमाऊं वाटर रूल्स जो है 1970 में और 1930 में इसमें संशोधन किया गया था। याद रखिएगा जो ये कुमाऊं वाटर रूल्स है ये कब लाया गया, ये कानून कब लाया गया, तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अर्ल ऑफ बार्बिक की उपाधि जो है किसको दी जाती है, तो ये हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी को दी जाती है। इसके अलावा अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब 1870 में जो है सत्ताच्युत चंद शासक जो है भीम सिंह के द्वारा की गई थी। इतनी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण सेगमेंट आप लोगों का शुरू होता है, वो है आप लोगों का अल्मोड़ा के प्रमुख जिले, प्रमुख मंदिर। अल्मोड़ा के प्रमुख मंदिरों की मैं बात करूँ ना, तो अल्मोड़ा में करीब करीब मुख्य मंदिरों की मैं बात करूँ तो मुख्य मंदिरों की सूची 100 से अधिक कम से कम होगी। हालांकि मेरे पास 300 मंदिरों की सूची अल्मोड़ा ज़िले में है, पर कम से कम अगर मैं मंदिरों की केवल बात कर रहा हूँ तो 100 मंदिर होंगे जिनको आप लोगों ने जब पढ़ना हो सकता है, पर मैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके चल रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने क्या किया है कि अल्मोड़ा मुख्यालय परिसर के आसपास जो मंदिर हैं उन मंदिरों के नाम है, जैसे उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, शैव भैरव मंदिर, पाताल देवी मंदिर, चितई मंदिर, कसार देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, गैराड़ मंदिर, तुला रामेश्वर मंदिर, लक्ष्मेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, रामशिला मंदिर और खगमरा कोट मंदिर। फिर रामशिला मंदिर पे मैंने इतना लिखा है कि शिला मंदिर नगर के मध्य कचहरी परिसर में, यानी कि जो मल्ला महल है उसमें, ये चंदकालीन जो है जो मल्ला महल है उसमें जो है इसका मंदिर बनाया गया। इसके गर्भगृह में राम पादुका है मानी जाती है। मैंने बोला था राम पादुका जो माना जाता है कि भरत जी लाए थे जंगल से अपने क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे राजगद्दी में रखने के लिए, तो वो राम पादुका यहाँ रखी गई है, ये मान्यता है। इसके अलावा नंदा देवी मंदिर महत्वपूर्ण है, ये मैं इसकी डिटेल वहाँ दे चुका हूँ। पाताल देवी मंदिर ये नगर के ही निकट है, चंद शासकों ने इसका निर्माण किया। कपिलेश्वर मंदिर कुमया और शकुनी नदी के तट पर सेंज गांव पर जो है ये मंदिर है। बिनसर महादेव मंदिर राजा कल्याणचंद के द्वारा सोनी के निकट जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई ऐसा माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार एक नागा बाबा थे मोहनगिरी, उनके द्वारा किया गया ये माना जाता है।
इनके इसके ही नज़दीक जो है 7 गधेरे हैं जिसे सतखोल के नाम से, सतखोल खोला मतलब भी गधेरा ही होता है बेसिकली, तो सतखोल जो है विंसर महादेव के नज़दीक है। जागेश्वर मंदिर की बात करें तो जागेश्वर मंदिर 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। इसमें आप लोग कहेंगे 124 लिखा है, 25 क्यों, तो याद रखिए 125 है, 24 नहीं है बिल्कुल भी। ये लेखन त्रुटि है, हर जगह है, पर ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अगर आपको यकीन ना आए तो वीडियो पॉज करिए, गूगल करिए, जागेश्वर मंदिर सर्च करिए। जागेश्वर मंदिर सर्च करने के बाद आप लोग इमेज वाले सेक्शन में जाइए। इमेज में आप लोगों को वहाँ का लगा हुआ बोर्ड दिख जाएगा, उस बोर्ड पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग क्लियर करेंगे कि वहाँ 124 नहीं 125 मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह। इसमें सबसे पुराना मंदिर जो है वो यागेश्वर है, या सॉरी नीचे आऊँगा सबसे पुराने मंदिर में। ये महामृत्युंजय का मंदिर सबसे पुराना है। मैं इसका पुराना नाम बताना चाह रहा था दरअसल, तो इसका पुराना नाम जो है ये वो यागेश्वर है। जागेश्वर मंदिर समिति का गठन 1914 में किया गया, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। मंदिर समिति जो जागेश्वर की है वो 1914 में स्टेबल की गई। इसका सबसे प्राचीन मंदिर इस समूह का महामृत्युंजय है, जिसका जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने किया ऐसा माना जाता है। और इसका सबसे जो बड़ा मंदिर है दंडेश्वर मंदिर या एखर देवल का मंदिर माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा कहीं पर दिंडेसवाड़ा लिखा हुआ है, गलत है वो, दिंडेसवाड़ा नहीं दंडेश्वर बोला जाता है उस मंदिर को। ठीक है, दंडेश्वर स्थानीय नाम है। यहाँ जटागंगा के तट पर ब्रह्मकुंड भी है। बेसिकली जो जागेश्वर मंदिर है, इतना मैं आप लोगों को बता दूं, ये अंतिम संस्कार केंद्र भी हुआ करता था चंद राजाओं का। चंद राजाओं के जितने अंतिम संस्कार होते थे इसी मंदिर के तट पर, या ये इसी जटागंगा के तट पर होते थे, इसी मंदिर के निकट होते थे, इसलिए भी इसकी महत्ता जो है चंद काल में बहुत ज़्यादा थी। फिर बात करें, देखिए यहाँ देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 8वां ज्योतिर्लिंग योगेश्वर जो है इसी को माना जाता है। पुराणों में जो जागेश्वर है, जागेश्वर का नाम जो है हाटकेश्वर, और भू राजस्व जो पट्टी है उसमें इसका नाम पारुण मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। भू राजस्व जो अभिलेख है उसमें पट्टी पारुण के नाम से जो है इसका जिक्र मिलता है पुराने अभिलेखों में। इसके अलावा मुख्य मंदिर में हम बात करें तो राजा दीपचंद और त्रिमल्ल चंद की अष्टधातु की मूर्ति है। और यहीं पे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि देवी चंद की जो पत्नी थी, मैं चंद टाइम पे पढ़ा चुका हूँ, श्रृंगार मंजरी की भी मूर्ति थी जो कि अब गायब हो चुकी है। ये मूर्ति एग्जिस्टेंस में नहीं है। अधिकांश जो मंदिर हैं इसमें नागर शैली में हैं, पर यहाँ पर जो बालेश्वर और केदार मंदिर है वो फासना शैली में है। चंडिका, नवदेवी और पुष्टि देवी का मंदिर जो है वल्लभी शैली में, यानी कि साउथ का भी प्रभाव हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी धाम के ऊपर का जो टॉप है उसे हरिया टॉप कहा जाता है, जहाँ शिव विष्णु रूप में जो है पूजे जाते हैं, यानी कि शिव की पूजा विष्णु के रूप में की जाती है। ये क्षेत्र रक्षक के तौर पर जो है यहाँ पूजे जाते हैं। इस धाम में जटागंगा, अस्मती और पूर्वी अलकनंदा का संगम होता है। एक छोटी सी धारा है जिसे अलकनंदा की धारा कहा जाता है, तो 3 नदियों का संगम यहाँ पर बोला जाता है। वृद्ध जागेश्वर के नीचे जो है टिपुया गुफा, कभी अगर पूछा जाता है टिपुया गुफा कहाँ है तो अल्मोड़ा में है। टिपुया गुफा जो है यहाँ स्थित है, ऐसी मान्यता है। उसके अलावा देखिए चितई के गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र में और संपूर्ण उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में जो है इनकी पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि कत्यूरी राजा झालराय के पुत्र थे। चितई नामक जो स्थान है यहाँ पर गोलू देवता का मुख्य मंदिर है। वैसे तो गोलू देवता का मुख्य जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो चंपावत गढ़ी माना जाता है, चंपावत क्षेत्र माना जाता है। वहाँ अभी भी गौरील चौड़ मैदान है, तो गौरील चौड़ का मैदान वाला जो क्षेत्र है वही राजा कत्यूरी राजा झालराय का स्थान माना जाता है और वहीं इनके पुत्र का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इसके बाद तो जगह जगह पर जो है पूरे कुमाऊं में गोलू देवता के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है चितई गोलू देवता का मंदिर है। उसके बाद बात करें गणनाथ देखिए गणनाथ मठ की स्थापना चंद राजाओं ने की। हरकदेव जोशी का मुख्य जो है प्रसिद्ध जो आज सबसे फेवरेट स्थान यही था। इवन हरकदेव जोशी की जो मृत्यु हुई थी वही इसी गणनाथ मंदिर परिसर में ही हुई थी। अंतिम समय उसका यही निकला। इसकी स्थापना जो है चंदों के जो राजगुरु थे वल्लभ उपाध्याय इनके द्वारा की गई और इनके वंशज जो है जो उपाध्याय जी वल्लभ उपाध्याय जी हैं इनके वंशज अब लोहमी या लोहनी नाम से सरनेम से जो है अब लिखते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी पे खैर मैं कभी फिर चर्चा करूँगा। ये भी एक गुफा मंदिर है। वर्तमान जो है ताकुला जो क्षेत्र पड़ता है ताकुला में जो है ये स्थित है। ताकुला में ही गणनाथ का मंदिर
मौजूद है। देन आपका आता है कटारमल। मानसखंड में इस मंदिर को जो है बड़ादित्य का मंदिर कहा जाता है या कहा गया है। रथ शैली में बना मंदिर है। कोणार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर ये है। वैसे तो देश के 4 सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में 16 सूर्य मंदिर अब तक मैंने ढूंढे हैं। 16 सूर्य मंदिरों के नाम मैंने खोजे, अलग अलग 16 सूर्य मंदिरों को देखा है मैंने, या देखा नहीं है बल्कि मैंने केवल नाम ढूंढे हैं। गया तो मैं सभी जगह विजिट नहीं कर पाया हूँ, बट ये है कि देश के 4 सूर्य मंदिर बड़े हैं। उनमें से एक आप लोग जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा ये कटारमल का, तीसरा मोटेरा का सूर्य मंदिर है जो गुजरात में है, चौथा आपका मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि ललितादित्य मुक्तपीठ द्वारा बनाया गया था, कश्मीर में है। तो 4 सूर्य मंदिरों में से एक ये आप लोगों का कटारमल का मंदिर है। कत्यूरी राजा जो कटारमल देव थे उनके द्वारा इस्टेब्लिश माना जाता है। अब जो भी कुछ रहा होगा कि इसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर हमेशा ही मतभेद हैं, क्योंकि कोई कुछ इसमें जो है लिखता है, बोलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें बूट और चोगा पहने हुए सूर्य की मूर्ति जो है और काष्ठ निर्मित अलंकृत दरवाज़ा, वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली है वहाँ इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, वहाँ जो है इसे स्थापित किया गया है। त्रिरथ गर्भगृह है। अब त्रिरथ गर्भगृह का मतलब इसे जानने के लिए आप लोग गूगल करिए त्रिरथ गर्भगृह क्या होते हैं, कि यहाँ इसे समझा पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है कोटेश्वर या सेमलगढ़। ये जटागंगा और सरयू का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर जो है ये मंदिर है। फिर झांकर सैम का मंदिर, नागवंशी राज शासकों का प्रतीक, इसे देवदार वनों का रक्षक माना जाता है। झांकर सैम का मंदिर है। सोमेश्वर अल्मोड़ा की सबसे खूबसूरत वैली में से एक, सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक, जिसे आप लोग उत्तराखंड का चावल का कटोरा कहते हैं। कोसी नदी के तट पर जो है सोमेश्वर घाटी। यहाँ सोमचंद के द्वारा स्थापित महादेव मंदिर प्राचीन दूध कुंड के रूप में मान्यता है। सोमचंद द्वारा इस्टेब्लिश किया जाना थोड़ा सा टिपिकल लगता है। मैं तो इसे जो आप लोग उत्तरकाशी में समेश्वर देवता करके पूछते हैं उसी समेश्वर का स्वरूप मानता हूँ। ये सोमेश्वर जो गुजरात का है उससे इसका कोई लिंक नहीं है, इतना आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट द्वाराहाट प्राचीन मंदिरों का समूह, ऐसे आप लोग जानते हैं इसे हिमालय की द्वारिका या मंदिरों का नगर के रूप से जो है द्वाराहाट को जाना जाता है। इसे मध्यकाल में दोरा नाम से जाना जाता था। और यहाँ सबसे जो बड़ा मंदिर है गुजर देव मंदिर हैं। यहाँ वैसे बहुत बड़े मंदिर, 6 मंदिरों का समूह पार्शली यहाँ पर है। देखिए समय ज़्यादा हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था इसमें मुझे थोड़ा समय चाहिए, हर एक ज़िले में मुझे समय चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर मुख्य रूप से वैसे तो कुमाऊं में 4 बद्रीनाथ हैं। गढ़वाल में मुख्य बद्रीनाथ के अलावा देहरादून में 2 बद्रीनाथ मंदिर और देखने को मिल जाएंगे। हालांकि चलो स्थानीय तौर पर कितने हैं वो बात मायने नहीं रखती, पर ये क्यों मायने रखता है आप लोग समझिए। बद्रीनाथ मंदिर जो है करगेत गाँव अल्मोड़ा में बाज बहादुर चंद के द्वारा 1640 में बनाया गया। उसके अलावा विशाल यहाँ जो है विशाल लकड़ी का झूला हिंडोला है। इसी हिंडोला का कारण जो है इसे हिंडोला का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ आप लोग इस बात को समझेंगे, चलिए मैं टॉपिक से इधर आ रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए। मंदिर तो आप लोग पढ़ेंगे ही, ये चीज़ भी आप लोगों को जानना ही चाहिए। और मुझे लगता है मेरे पढ़ाने का एक यही बेनिफिट आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोगों को पता है कि आम तौर पर क्या होता था, आप लोग सीमावर्ती क्षेत्र को देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखिए होता क्या है। होता यह है कि यहाँ बड़े मंदिरों की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। यहाँ मंदिरों की इस्टेब्लिशमेंट किए जाने के साथ साथ यहाँ के जो अधिकतर जो गांव है ना, इन गाँव के लोगों को पूछिएगा आप लोग, यहाँ के अधिकतर जो गाँव हैं वो बड़े मंदिरों को दान कर दिए गए। दान क्यों कर दिए गए पता है? दान क्यों कर दिए गए? चलिए मेरा ये सवाल आप लोगों के लिए है, दान क्यों कर दिए गए? कोई भी मंदिर, मान लीजिए कुमाऊं का कोई गांव है, मान लीजिए गढ़वाल कुमाऊं के बॉर्डर में कुमाऊं का कोई गांव है, उस गांव को गढ़वाल के राजा ने आक्रमण किया और क्या कर दिया, गढ़वाल का कुमाऊं का गांव है, मान लीजिए ये बॉर्डर लाइन आपका बढ़ रहा है, ठीक, तो बॉर्डर लाइन में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये वाला बॉर्डर है, इसके पूरब में कुमाऊं है, इसके पश्चिम में गढ़वाल है, तो गढ़वाल के राजा ने आक्रमण किया और कुमाऊं का यहाँ पर जो इस्टेब्लिश गांव होगा वो भगवान बद्रीनाथ को या भगवान केदारनाथ को दान कर दिया, ठीक, बेसिक काम। और कुमाऊं का राजा जब आक्रमण कर रहा है तो गढ़वाल का जो नज़दीक का गांव है वो या तो बद्रीनाथ को दान कर रहा है या केदारनाथ को दान कर रहा है, बेसिक, क्योंकि हम केदारनाथ और बद्री केदार की भूमि की बात ज़्यादातर करते हैं। अन्य मंदिरों को या नंदा देवी को चढ़ा दे रहा है मान लीजिए, इनके अलावा किसी को चढ़ाए जाने के कॉन्सेप्ट बहुत कम है हमारे यहाँ। तो ऐसा क्यों किया जाता है आप समझिए। दूसरा राजा जीत करके उस गाँव को किसी मंदिर को दान क्यों कर रहा है,
ये चीज़ आप लोगों के जहन में आनी चाहिए। इसका सीधा काम क्या है, देखिए इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपने अगर किसी गांव को, ये गांव है, ये है बॉर्डर लाइन मान लीजिए, और उस गांव को आपने दान कर दिया बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ मंदिर को, तो बद्रीनाथ मंदिर को दान करने का मतलब है कि इस गांव से होने वाली पूरी आय कहाँ जाएगी, बद्रीनाथ मंदिर को जाएगी। और जब बद्रीनाथ मंदिर को जाएगी तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल पे या गढ़वाल के राजा ने कुमाऊं के किसी गांव को जीता और वो गांव दान कर दिया, तो ये इस बात जानता है कि कल के दिन वहां का राजा इस गांव को जीत करके अपने में मिला ही लेगा किसी तरीके से। पर अगर वो ये कर देता है कि उस गांव को मंदिर को दान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो गांव की जो इनकम होगी वो इनकम अब वहाँ का राजा छीन नहीं सकता, क्योंकि मंदिर को चढ़ाई हुई भूमि को कभी भी वापस नहीं ले सकता। अब आप लोग समझ लीजिए ना, अगर आपने मंदिर में चढ़ा दिया तो वो दूसरे राजा की मजबूरी होगी, वो वापस छीन तो नहीं सकता। अब छीन नहीं सकता मतलब एक तो छीनेगा नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि वो जो क्षेत्र है वो विवादों से परे हो गई। दूसरा, उस गांव को भगवान को चढ़ा दिया, इसका मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, उस गांव से कभी भी राजस्व प्राप्त नहीं करेंगे, यानी कि आपकी जो इनकम है उस इनकम का भी लॉस होगा। तो इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की पॉलिटिक्स की जाती थी सीमावर्ती क्षेत्रों में। आप लोग इस बात को थोड़ा सा गौर दे करके समझिए। हमारे यहाँ ये मत सोचिएगा कि राजा जो है बिल्कुल अनपढ़ थे या ये थे, बल्कि बहुत समझदारी से वो लोग युद्ध लड़ते थे। और वो युद्ध लड़ने के अलावा वो जो भूमि दान करते थे ना, इस तरीके की भूमि को दान करते थे ताकि उस पर दोबारा किसी का हक ना हो पाए। खैर, ये हो गया आपका बद्रीनाथ मंदिर। उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर की बात करें तो 1690-91 में माना जाता है उद्योग चंद के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। मुरली मनोहर मंदिर कुंदन लाल शाही की धर्मपत्नी के द्वारा जो है इसका इसका निर्माण किया गया। ये अल्मोड़ा नगर के ही केंद्र में है। फिर है रामकृष्ण कुटीर, वर्तमान ब्राइटन कॉर्नर, विवेकानंद कॉर्नर पर जो है 22 मई 1916 को स्वामी जी के जो गुरु भाई थे तुरायानंद सरस्वती। अब तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। कभी आप लोग अल्मोड़ा जाएंगे, ब्राइटन कॉर्नर पर या विवेकानंद कॉर्नर पर जाएंगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हो गई। इनके पास बहुत बड़ा एरिया है। तो ये रामकृष्ण कुटीर भी महत्वपूर्ण है। ढोल आश्रम की बात करें तो महंत बाबा कल्याण दास जी महाराज के द्वारा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। महंत बाबा कल्याण दास जी मुख्य रूप से देखिए ये हैं तो उसी क्षेत्र में जहाँ ये आकर के बसे। ढोल जो क्षेत्र है, ढोल आश्रम जो इन्होंने बनाया है, तो ये लमगड़ा में पड़ता है। यहीं के ये कल्याण दास भट्ट हुआ करते थे। ये दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में जाकर के इनको सिद्धि प्राप्त हुई और माना जाता है कि अब इन्होंने यहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है श्रीयंत्र इस्टेब्लिश किया है। तो ये वापस अपने मौलिक जगह पर आए, मूल गांव में आए और वहाँ जो है इन्होंने कल्याण दास जी के द्वारा जो है ढोल आश्रम की स्थापना की गई। इसे भी उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में जो है विकसित किए जाने की बात हो रही है। तो उत्तराखंड के 5वें धाम कौन सा है ये सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि कोई 5वां धाम नहीं, बल्कि सब अपने आप को 5वें धाम के तौर पर रखना या चाहते हैं, रखने की चेष्टा करते हैं केवल। नेक्स्ट है रत्नेश्वर मंदिर। ये गोरखा काल में बनाया गया, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर आप लोग जान लीजिए। शारदा मठ कसार देवी मंदिर परिसर में अप्रैल 1800 होना चाहिए। हाँ, ये 8 है 1898 1898 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। यहाँ स्त्री सन्यासिनियों के लिए जो है शारदा मठ यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। उसके अलावा मैं इन मंदिरों पर ज़्यादा चर्चा अगले दिन करूँगा, क्योंकि देखिए मंदिरों पर बहुत कुछ डेटा है। उसके बाद मैं आऊँगा सीधे रानीखेत पे, जो अल्मोड़ा के प्रमुख क्या होंगे आपके नगर होंगे, उन नगरों में आऊँगा। रानीखेत सबसे पहला नगर पढ़ेंगे। रानीखेत के अलावा कुमाऊं रेजिमेंट का पूरा इतिहास आप लोग पढ़ेंगे। रानीखेत के प्रमुख जो आकर्षण होंगे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर चौबटिया आ रहा है, फिर आप लोग द्वाराहाट पढ़ेंगे। द्वाराहाट पढ़ने के बाद विभांडेश्वर, दूनागिरी, ये सारी चीज़ें यहाँ आएगी। पिन्नाथ, 6 मंदिरों का समूह, लखनपुर का किला, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप सल्ट पढ़ने वाले हैं, सल्ट के प्रमुख आकर्षण पढ़ेंगे। फिर चौखुटिया पढ़ेंगे, तड़ाकताल पढ़ेंगे, मासी, सोमेश्वर, जयंती, भनोली। फिर अल्मोड़ा से विविध तथ्य आप लोग पढ़ेंगे। अल्मोड़ा जेल का सृजन आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग पढ़ने वाले हैं अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का आगमन और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उत्तराखंड में चाय थोड़ा सा मैं यहाँ पर विस्तारित करूँगा, क्योंकि अल्मोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है चाय को लेकर के। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ मैं अल्मोड़ा ज़िले की प्रमुख नदियों को लेकर के आऊँगा। प्रमुख नदियों को ख़त्म करने के बाद हम अल्मोड़ा ज़िले के प्रमुख मेलों को देखेंगे। यानी कि कुछ भी नहीं छूटेगा, बस थोड़ा सा मुझे समय ज़्यादा लगेगा। अल्मोड़ा ज़िले के फिर प्रमुख व्यक्तित्वों पर भी मैं आऊँगा। सारे व्यक्तियों को आप लोगों ने पढ़ना है। इन सारे व्यक्तियों को पढ़ने के साथ ही साथ आप लोग चलेंगे अल्मोड़ा ज़िले के
प्रमुख जो समाचार पत्र हम लोग पढ़ेंगे, जिन समाचार पत्रों से क्वेश्चन आते हैं कि ये समाचार पत्र कौन से ज़िले से निर्गत होता है। देखिए इतने तो लोग हैं और ये समाचार पत्र जैसे ही समाप्त होंगे अल्मोड़ा जनपद आप लोगों का समाप्त होगा। कैसा लगा अल्मोड़ा जनपद, कैसा आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, शुरुआत कैसी लगी, ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों की प्रतिक्रिया ही मेरी रेगुलरिटी का जो है साधन होगा। आप लोग जैसी प्रतिक्रिया देंगे वैसे ही मैं रेगुलरिटी बनाए रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप सभी लोगों का। अगले दिन अल्मोड़ा ज़िले का बाकी बचा हुआ हिस्सा ले करके मैं आप लोगों के बीच रहूँगा और फिर उससे अगले दिन अल्मोड़ा ज़िले के प्रमुख व्यक्तित्व तो अलग से चैप्टर होगा। 3 दिन मैं अल्मोड़ा ज़िले पे को दूँगा। तो आज के लिए शुक्रिया।